नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन प्रबंध विषय में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के बीच में मैं स्वयं पोर्टल पे बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नाम से एक कोर्स शुरू किया है, जिसमें हम आज जो आपसे चर्चा करेंगे मॉड्यूल 10 का लेक्चर नंबर 2, टूरिज्म ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड रेगुलेशंस, इस मॉड्यूल का शीर्षक है, जिसमें पर्यटन यात्रा व आतिथ्य प्रलेखन और विनियम के बारे में बात करते हैं। आज जो चर्चा करेंगे आधे घंटे तक आपके साथ, उसमें है वीज़ा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके पहले मैंने पासपोर्ट के बारे में बात किया था। पासपोर्ट और वीज़ा दोनों जो है एक महत्वपूर्ण यात्रा के डॉक्यूमेंट्स हैं, और इन वीज़ा के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि वीज़ा को होता क्या है, कैसे वीज़ा को समझते हैं, और वीज़ा के बाद जो है वीज़ा का मतलब क्या है, वीज़ा किस तरीके का होता है, अब इसका एप्लीकेशन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है वीज़ा का, एंट्री रिक्वायरमेंट की क्या आवश्यकता पड़ती है, इसका की फीचर क्या है, वीज़ा के टाइप्स क्या है, वीज़ा के एप्लीकेशन के प्रोसेस, रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज और उनकी भूमिका क्या है, जो ई वीज़ा और बायोमेट्रिक और बहुत सारे देशों के रूल क्या है, अलग अलग देशों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। आधे घंटे में इसको कंप्लीट करना है। तो मीनिंग ऑफ वीज़ा, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि वीज़ा इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू बाय द गवर्नमेंट दैट ग्रांट परमिशन फॉर एन इंडिविजुअल टू इंटर स्टे और एग्जिट अ स्पेसिफिक कंट्री। वीज़ा एक सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति को उसके अपने देश से निकलकर दूसरे देश में जाने की परमिशन, मतलब जिस देश को यात्रा करना चाह रहा है उस देश में जाने के लिए, उसको एंट्री करने के लिए परमिशन देने का मतलब वो परमिट है कि वो जा सकता है, अनुमति देता है। इट सर्व एज अ क्रूशियल टूल इन द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के नियमन में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में यह कार्य करता है, जिससे देशों को आगंतुकों की आमद को नियंत्रित करने और उनका आव्रजन का प्रबंधन करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनुमति मिलती है। वीजा इज एन इंडोर्समेंट यूजुअली प्लेस्ड विद इन अ पासपोर्ट दैट ग्रांट द होल्डर ऑफिशियल परमिशन टू इंटर, लीव और स्टे इन अ कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जो वीजा है वो पासपोर्ट के जो पन्ने होते हैं उस पर एक स्टैंप होता है, एक उस पे छाप लगती है, उसकी वीजा की स्टैंपिंग होती है, और वो ये प्रूफ देता है कि एक सर्टिफिकेशन है कि आप जिस कंट्री की स्टैंपिंग हुई है उस कंट्री में आप जा सकते हैं, उस कंट्री में स्टे कर सकते हैं, घूम सकते हैं। कब तक के लिए? जब तक के लिए उस डेट तक का, जिस डेट तक का वीज़ा उसने जारी किया है। तो कहीं पे 6 महीने का, 15 दिन का, 10 दिन का, ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए वीज़ा जारी किए जाते हैं। जो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो सीमा पर पहुंचने वाले आगंतुकों को आव्रजन अधिकारियों द्वारा वीज़ा जारी किए गए थे। यदि नए आगमन को देश में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी तो अधिकारों यात्री के पासपोर्ट पर मुहर लगाएगा। प्रत्येक देश का अपनी वीज़ा आवेदन की आवश्यकताएं होती हैं, और इसमें कुछ देशों को वापसी या आगे की यात्रा के प्रमाण, एक विजिटिंग पते और आपके ठहरने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत सारे कंट्री हैं जो वीज़ा को इशू करते समय वो व्यक्ति को देखते हैं कि भाई ये कहाँ आ रहा है, किस पर्पज़ से आ रहा है, इसकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये कब आएगा, कब जाएगा, कहाँ रुकेगा, और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वहाँ पे क्या छोड़ के आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो अपने देश को छोड़ के आके फिर यहीं पे चुपके से रहने लगेगा। इस तरह के सारे डाउट्स से क्लियर होने के बाद ही जो है वीज़ा जो है दिया जाता है, मतलब वो अपनी कंट्री को में एंट्रिंग का परमिशन देते हैं। पारंपरिक रूप से वीज़ा उस देश से संबंधित दूतावास से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें वीज़ा प्रवेश प्रदान करता है, और वे जारी किए गए रूप में भिन्न हो सकते हैं। ये भौतिक दस्तावेज है जो यात्री के पासपोर्ट में स्टिकर या स्टैंप में हो सकते हैं, या वे एक अलग आधिकारिक दस्तावेज भी हो सकता है जिन्हें देश में प्रवेश करने के लिए सीमा में प्रस्तुत किया जाना। जैसे पेपर वीज़ा भी होता है, कई बार जो है पासपोर्ट पे स्टैंपिंग या स्टिकर के रूप में न लगा के उसको क्या करते हैं, पेपर वीज़ा के रूप में जो है इशू करते हैं। तो पेपर वीज़ा भी अलग से वो इशू किया जाता है। फिर बाद में इमिग्रेशन के समय वो पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होती है, वो वीज़ा की स्टैंपिंग नहीं होती है, इमिग्रेशन स्टैंप होती है,
एंट्री और एग्जिट का जो है दिखाया जाता है उस पर। तो वीज़ा जो है लूज भी हो सकता है, अलग से भी सेपरेट पेज पे भी मिल सकता है। वीज़ा इज द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मेनी कंट्रीज। बहुत सारे देशों के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी इशू किया जाने लगा है। और एक ई वीज़ा या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एक डिजिटल वीज़ा है जिसे वाहक के पासपोर्ट पर मोहर लगने या चिपकाने के बजाय डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है। उसको डिजिटली जो है उसको डेटाबेस में संग्रहित करके और उसके पासपोर्ट नंबर के हिसाब से डाल जाता है। जैसे ही वो जाएगा उस कंट्री में तो उसका पासपोर्ट नंबर डालते ही उसको डिजिटली वो शो करने लगता है कि इसका वीज़ा जो है अप्रूवल है। तो डिजिटल वीज़ा जो है बड़ा बड़ा ही एक नया ट्रेंड है, न्यू टेक्नोलॉजी है ट्रेवल डॉक्यूमेंट के सेक्टर में। आजकल अलग अलग देश वीज़ा ऑनलाइन ऑन अराइवल भी ऑफर करते हैं। बहुत सारे किस देश के साथ किस तरह के संबंध हैं, तो उन संबंधों के आधार पे बहुत सारे देश ऑन अराइवल वीज़ा, जैसे भारत के लिए बहुत सारे देशों ने ऑन अराइवल वीज़ा जारी करना शुरू किया है एंड भारत ने भी बहुत सारे देशों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा देना शुरू किया। तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान करके आते हैं उनको ऑन अराइवल यहाँ पे वीज़ा उनको चेकिंग करने के प्रक्रिया में वीज़ा का फॉर्म दिया जाता है और वहीं पे जो वीज़ा के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन चेक करके आता है, उन सारे डॉक्यूमेंट को लेके आता है और उस कंट्री में जो है उसको अलाउ कर दिया जाता है कि ठीक है आप यहीं से जा सकते हो। और वो पेपर के फॉर्म में भी होता है, स्टिकर के फॉर्म में भी ऑनरेबल वीज़ा भी जो है मिल सकता है। कुछ देश कुछ राष्ट्रीयता को आगंतुकों को किसी प्रकार के वीज़ा के बिना प्रवेश की अनुमति भी देते हैं। बहुत सारे देश हैं अब जो एक दूसरे देश के लोगों को ऐसे ही आने की अनुमति देते हैं। जैसे भारत और नेपाल की बात करता हूँ उदाहरण के तौर पे, तो नेपाल जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। वो दोनों देशों में इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि एक दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में जो है ईजिली जो है विदाउट वीज़ा जो है जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। विश्व के कई देश ऐसा एक दूसरे के साथ करते हैं आपस में। वीज़ा सीमाओं के पार व्यक्तियों की आवाजाही को विनियमित और सुविधाजनक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो की फीचर है वीज़ा का उसके बारे में हम बात करते हैं तो पर्पज और टाइप, इसका उद्देश्य और प्रकार। वीज़ा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के वीज़ा विभिन्न गतिविधियों के अनुरूप होते हैं। सामान्य प्रकार में पर्यटक वीज़ा, व्यापार वीज़ा, छात्र वीज़ा, कार्य वीज़ा और परागमन वीज़ा शामिल है। ट्रांजिट वीज़ा, जैसे कि परागमन वीज़ा मतलब ट्रांजिट वीज़ा। ड्यूरेशन मतलब उसका जो है डिपेंड करता है कि वो कितने ड्यूरेशन के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर टूरिस्ट वीज़ा है तो टूरिस्ट वीज़ा कंट्री टू कंट्री जो है वेरी करता है। बहुत सारी कंट्री मोर देन 24 आवर एंड लेस देन 1 ईयर की देती हैं। बहुत सारी कंट्री मोर देन 24 आवर एंड लेस देन 6 मंथ की देती हैं। बहुत सारी कंट्री जो है 10 ईयर के वीज़ा देते हैं। बहुत सारे कंट्री 2 ईयर का वीज़ा देते हैं। उसका अलग अलग वीज़ा के फ़ी होते हैं और उस फीस के आधार पे जो है वीज़ा की वैलिडिटी होती है, ड्यूरेशन होता है। कंडीशन भी वीज़ा की जो है शर्तें जो होती हैं वो शर्तों के प्रतिबंध के साथ आ सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यापार वीज़ा यात्री को रोजगार में संलग्न होने से प्रतिबंधित कर सकता है, जबकि एक पर्यटक वीज़ा शैक्षणिक कार्यक्रमों में नामांकन पर रोक लगा सकता है। मतलब कोई बिजनेस वीज़ा लेके जाए और उसको जो है किसी और पर्पज से काम करना और कुछ काम कर रहा है तो उस पर जो है चेक लगाया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है। कोई स्टूडेंट वीज़ा लेके जाए और सर्विस करने लगे, जॉब करने लगे तो वो अलाउ नहीं होता है। उसी तरह से कंडीशन होती है वीज़ा को इश्यू करने के लिए कि कोई टूरिस्ट वीज़ा पे जाए और जाके बिजनेस करने लगे तो ये भी अलाउ नहीं होता है। जो एप्लीकेशन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है वीज़ा के लिए, वो प्राप्त करने में आमतौर पर मेजबान देश के दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास को एक आवेदन जमा करना शामिल होता है। इस प्रक्रिया में सहायक दस्तावेज प्रदान करना शामिल हो सकता है, जैसे कि जिस कंट्री को जा रहे हैं वहाँ का जो है इन्विटेशन लेटर, वित्तीय साधनों का प्रमाण पत्र, जो आपकी इनकम है, संसाधन है, कैसे आप जाओगे उसका ये कुछ प्रमाण पत्र आपको, जो जैसे 6 मंथ की जो है सैलरी स्लिप हो या इनकम का प्रमाण पत्र हो या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी हो, यात्रा का कार्यक्रम हो, पासपोर्ट हो, उसके साथ फ़ोटो वगैरह की जो है जब भी डिटेल मांगते हैं वो। फिर एंट्री रिक्वायरमेंट्स, जो प्रवेश की आवश्यकताएँ हैं वो वीज़ा डज नॉट गारंटी टू एंट्री इनटू अ कंट्री। वीज़ा अगर किसी के स्टैंप पे लग गया है, मतलब पासपोर्ट पे लग गया है, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि वो जो है किसी कंट्री में एंट्री करने के लिए आधिकारिक हो गया है। ये डिपेंड करता है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो उसको अलाउ किस तरीके से कर रहा है, अलाउ कर रहा है कितना। वो वेरिफिकेशन के बाद आफ्टर द आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चंस एंड वेरीफाइंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद
डॉक्यूमेंट का निरीक्षण करने के बाद और बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद वो क्लियर होता है कि हाँ इनको जो है वीज़ा तो मिला है एंड ही इज एलिजिबल टू गो इनसाइड, वो जा सकता है। अब उसमें वो प्रवेश के लिए कई बार जो है चेक करते हैं कि आपने होटल की बुकिंग है, ट्रेवल आइटिनरी है, कहाँ कहाँ जाएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद वो देखते हैं कि ये जिन जिन जगहों का जिक्र किया है उन जगहों पे जाएंगे तो वहाँ पे कहाँ रुकेंगे, उनकी बुकिंग है कि नहीं है, तो उस होटल से पता करते हैं। कई बार जो है वो देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस में या ट्रेवल पर्पज से आ रहे हैं तो उनकी होटल की बुकिंग, आइटिनरी प्लान जो है वो सब ठीक प्रकार से है कि नहीं, डाउटफुल है तो वो डिनाई कर सकता है वहीं पे। इसलिए वीज़ा की प्रक्रिया में इस सब थोड़ा क्लियरली ये सब चीज़ें जो है मेंशन करनी चाहिए। वीज़ा एग्जम्पशन, वीज़ा की छूट जो है, कुछ देशों में ऐसे समझौते हैं जो आपस में एक दूसरे कंट्री को जो है वीज़ा के लिए वो छूट दिए हुए होते हैं, वो अनुमति ऐसे ही देते हैं बिना वीज़ा के ही, बस चेक करते हैं, आइडेंटिटी कुछ प्रूफ देखते हैं और उसके बाद अलाउ कर देते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल भी होता है। वीज़ा ऑन अराइवल मतलब कुछ देश जो है वहाँ पे उस कंट्री में पहुँचने के बाद ये विकल्प रखते हैं कि आप वहाँ से वीज़ा ले सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी करके। जो वीज़ा के लिए वीज़ा ऑन अराइवल मतलब वीज़ा पहुँचने पे मिल जाएगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। जो वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, पर्पज ऑफ ट्रेवल हो सकता है, इन्विटेशन कोई लेटर हो सकता है, या कहीं से आप जो है मीटिंग फ्रेंड्स रिलेटिव से अगर जा रहे हैं तो उसका जो है कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसके यहाँ जा रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, कब लौटेंगे, रिटर्न टिकट है कि नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको देनी पड़ती है और उसको चेक करने के बाद ही वो अलाउ करते हैं ऑन अराइवल वीज़ा के लिए। टाइप्स ऑफ वीज़ा की जब बात करते हैं तो वीज़ा के जो है अनेकों प्रकार हैं, मतलब जिस पर्पज़ से उसकी यात्रा है वो वीज़ा का प्रकार हो गया। हम लोगों ने बहुत सारे वीज़ा के पर्पजेज इशू अलग अलग कंट्री में जो है थोड़ा वीज़ा के प्रकार पे भी वेरी करता है। बहुत सारी कंट्री जो है थोड़ा अलग तरीके से वीज़ा को समझती है और इशू करती हैं। उनका जो है प्रक्रिया, जो इशूइंग जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया उनकी डिफरेंट होती है। मैं आपको जो बता दूं कि ब्रिटेन के लिए वीज़ा मैंने जब अप्लाई किया था तो उसमें बहुत सारे हमारे दोस्तों ने अप्लाई किया और उसमें वीज़ा की जो प्रक्रिया थी उसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया, फिर वीज़ा के लिए VFS ग्लोबल एकेडमी से अप्रूवल लिया। VFS ग्लोबल एकेडमी में जाने के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग होती है। जो भी डॉक्यूमेंट लगाया है उसमें प्रॉपर सभी आने जाने के टिकट, आइटिनरी, बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट्स में 4 लाख रुपए होने चाहिए थे, तो वो सारी मेंटेन करते हुए जो है उसको ले जाकर उनको देखा। फिर फाइनली केवल इतना ही होने से नहीं, वो फिर देखते हैं कि जो मेंटेन किया है फाइनेंशियल जो लायबिलिटी इनकी है वो कितनी है और कहाँ से पैसे मेंटेन किए हैं उसका भी वो आंकड़ा चेक करते हैं। तो वीज़ा को जब अप्रूवल करते हैं वीज़ा तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। कहीं से भी लोन लेकर जो है कोई जर्नी नहीं कर सकता, यानी कि वो जो है जा रहा है तो फिर रिटर्न आने के बाद क्या लायबिलिटी उसको फुलफिल कैसे करेगा, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो टाइप्स ऑफ वीज़ा है उस पर बात करेंगे। वीज़ा के अनेक प्रकार, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, रिफ्यूजी वीज़ा एंड एस्लम वीज़ा, शरणार्थी वीज़ा जिसको बोला जाता है, स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है। ट्रांजिट वीज़ा जैसे किसी देश से दूसरे गंतव्य के रास्ते से गुजरने के लिए है। मीडिया वीज़ा है, डिप्लोमेटिक वीज़ा है, फैमिली डिपेंडेंट वीज़ा है। तो एक एक करके हम वीज़ा के बारे में बात करेंगे इसके लिए। जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा, जैसे टूरिस्ट वीज़ा मतलब पर्पज़ ऑफ द जर्नी इज टूरिज्म, ट्रेवलर गोइंग दैट कंट्री। वीज़ा जिस कंट्री के लिए वो वीज़ा अप्लाई किया है वहाँ पे उसका जो जाने का कारण है वो लेजर, प्लेजर, इंटरटेनमेंट्स है, मीटिंग फ्रेंड्स, रिलेटिव भी हो सकता है, मतलब वो ट्रेवल पर्पज से जा रहा है, टूरिस्ट बन के जा रहा है एंड ही इज नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज। टूरिस्ट के रूप में ही वो जाएगा और टूरिस्ट की जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए वो रिटर्न आ जाएगा। तो इसका ड्यूरेशन जो है डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, किस देश का वो यात्री है, वहाँ का किस देश से वो आ रहा है, वहाँ पे डिपेंड करता है। उसका जो रिक्वायरमेंट्स है, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन होता है, ट्रेवल आइटिनरी होती है, सफिशिएंट फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। बिजनेस वीज़ा है तो व्यापार वीज़ा भी एक महत्वपूर्ण वीज़ा का दस्तावेज है एक दूसरे कंट्री में जाने के लिए, और ये जो है अलाउ करता है वियरर को टू इंटर द होस्ट कंट्री, उस कंट्री में जो है एंट्री करने के लिए अलाउ कर रहा है।
वो बियरर जो है इस बिजनेस वीज़ा के माध्यम से जो है उस कंट्री में जा सकता है। वहाँ को मेजबान देश में प्रवेश करने की, व्यावसायिक गतिविधियों में अस्थायी रूप से संलग्न होने की अनुमति देता है, जैसे व्यावसायिक बैठकों, सम्मेलनों में भाग लेना आदि। जो इसका पर्पज होता है, व्यवसाय से संबंधित गतिविधियां जैसे बैठकों, सम्मेलनों या वार्ता के लिए जारी किया गया है। ड्यूरेशन इसका वे कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, और दूसरा जो है कि उसका बिजनेस का ड्यूरेशन क्या है, पर्पज क्या है, और कितने देर के लिए वो मांगा है, और उसका जो एक्चुअल जस्टिफाई कैसे कर रहा है उस ड्यूरेशन को, उस पर जो है इसका ड्यूरेशन निर्भर करता है। रिक्वायरमेंट्स जो है, एक मेजबान कंपनी या संगठन से निमंत्रण पत्र या आवश्यकता होती है, जैसे कि वो जो कंपनी है, जिस कंपनी के लिए बिजनेस के लिए जा रहा है, तो उस कंपनी का इन्विटेशन है क्या, बिजनेस के लिए बिजनेस डील की कोई मीटिंग है क्या, कॉन्फ्रेंस का कुछ डिटेल है क्या, तो उसको शो करना पड़ता है उस कंडीशन में बिजनेस वीज़ा को प्राप्त करने के लिए। वहीं स्टूडेंट वीज़ा है, जैसे छात्र वीज़ा, तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या है कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई छात्र एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पढ़ने के उद्देश्य से जाता है। जैसे भारत में बहुत सारे देशों से पढ़ने के लिए आते हैं, आज से नहीं, प्राचीन काल से आते रहे हैं। अब वो आने के लिए वो परमिशन ले रहे हैं, वीज़ा लेते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, और जैसे ही उनका कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है, उस ड्यूरेशन के लिए वो वीज़ा की एलिजिबिलिटी होती है। अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 ईयर का एलिजिबिलिटी होगी या 4 ईयर की एलिजिबिलिटी होगी, ग्रेजुएशन का जो पीरियड है। उसके बाद पीजी कर रहे हैं तो उसकी जो पीजी का जो पीरियड होता है, एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से उस यूनिवर्सिटी के, उनको वीज़ा का जो है अप्रूवल दिया जाता है, वीज़ा अलाउ किया जाता है। और स्टूडेंट को उसका उद्देश्य है केवल शैक्षणिक कार्य, मतलब किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, वहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर वो अपने कंट्री को वापस चला जाता है। वीज़ा उसी टाइम पीरियड के लिए वैलिडिटी उसकी होती है। वर्क वीज़ा, कार्य वीज़ा इसको बोलते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द इंडिविजुअल्स हु विश टू टेक अ एम्प्लॉयमेंट इन द होस्ट कंट्री। अगर जो होस्ट कंट्री है, जिस कंट्री में वो जाना चाहता है, वहाँ पे उसको एम्प्लॉयमेंट मिला है, रोजगार मिला है, और एम्प्लॉयमेंट मतलब जो वहाँ की कंपनी है, उस कंपनी ने, उस देश की कंपनी ने उनको ऑफर लेटर दिया है, वर्क वीज़ा का जो है परमिट दिया है, तब जो है ये उस कंट्री के उस ऑफर लेटर के आधार पे वो कंट्री जो है परमिट टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। जैसे कोई ब्रिटेन में जा रहा है, यूके में, तो वहाँ पे वर्क वीज़ा जो है तभी मिलता है जब वहाँ की कंट्री जो है उनको अलाउ करे, वर्क वीज़ा काम करने के लिए अलाउ करेगी तभी मिलता है। आश्चर्य जैसे कुछ भी देशों में वर्किंग हॉलीडे वीज़ा का प्रावधान है, जो वहाँ को उस देश के लिए अस्थायी रोजगार करने की अनुमति देता है जहाँ वे यात्रा कर रहे हैं। कई बार वर्किंग हॉलीडे, जैसे वीकेंड पे जो है लोग जो है काम करने के लिए जाते हैं, पॉपुलेशन कम है, लेबर कम है, तो इस कंडीशन में जो है वहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी रहती है। जो पर्पज है, व्यक्तियों को निर्दिष्ट नियोक्ता या नौकरी की भूमिका के लिए एक विदेशी देश में काम करने की अनुमति देना। ड्यूरेशन जो है, जो उसका नौकरी का पीरियड होता है, उस ड्यूरेशन के लिए जारी किया जाता है। रिक्वायरमेंट मतलब वहाँ की नौकरी की जो पेशकश, जो ऑफरिंग एजेंसीज है और नौकरी के लिए जो ऑफर कर रही है, वो उसका लेटर होना चाहिए, वहाँ का सत्यापित कॉपी होनी चाहिए उसकी जो है, तभी जो है ये वर्क वीज़ा मिलता है। अगला जो है ट्रांजिट वीज़ा की बात करते हैं। तो ट्रांजिट वीज़ा एक महत्वपूर्ण ये भी डॉक्यूमेंट है, ट्रेवल डॉक्यूमेंट, जब एक देश से गुजरने के लिए आवश्यक हो और गंतव्य देश नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ घंटों से अधिक का ठहराव है। कई बार जो है ले ओवर होता है फ्लाइट में, मतलब जब फ्लाइट में, जैसे सपोजिए अमेरिका की यात्रा करनी है, और अमेरिका की यात्रा करते समय कहीं रास्ते में 8 घंटे की यात्रा करने के, 10 घंटे की यात्रा करने के बाद बीच में जैसे यूके में जाके रुक गए या यूरोप के किसी देश में, वो ब्रेक जर्नी करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं, उन्होंने उस कंट्री का वीज़ा नहीं लिया है, यूरोपियन कंट्री के उस देश का, जिस देश में उसकी फ़्लाइट रुक रही है 10-12 घंटे के लिए, तो वो 10-12 घंटे उसी फ्लाइट के एयरपोर्ट पे वो रुक सकते हैं। उस पीरियड के लिए, उस ट्रांजिट पीरियड के लिए उनको उस कंट्री से परमिशन मिलता है, ट्रांजिट वीज़ा। उसके लिए क्या होता है कि उस फ्लाइट के कनेक्टिंग फ्लाइट का जो है डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि आपकी फ़्लाइट कब पहुंच रही है, दूसरी कंट्री जो है कब उसको दे रही है। इस कंडीशन में ट्रांजिट वीज़ा जो है इशू किया जाता है। आगे की यात्रा का कंटिन्यूशन, उसका प्रमाण पत्र जो बिना मिले वो ट्रांजिट वीज़ा जो है इशू ही नहीं होता है। तो फ्लाइट का टाइम एंड ड्यूरेशन, उसका टिकट, पीएनआर वगैरह के साथ जो है उस पर जारी करके देना पड़ता है, तभी जो है ट्रांजिट वीज़ा इशू किया जाता है। डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल वीज़ा, डिप्लोमेटिक राजनयिक और आधिकारिक वीज़ा जो है,
ये भी एक महत्वपूर्ण ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। फॉरेन नेशनल हु आर होल्डिंग देयर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट एंड हु आर ऑलरेडी residing in India are eligible to apply the diplomatic or official visa through the official online portal। ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो ये डिप्लोमेटिक राजनयिक वीज़ा जो है इसको अप्लाई किया जाता है। इसका पर्पज़ जो है राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित करना है। प्रिविलेज क्या है? राजनयिक सम्मेलनों के अनुसार विशिष्ट विशेषाधिकार और प्रावधान प्रतिरक्षा का प्रदान करता है। डिप्लोमेटिक कन्वेंशंस का जो है ये इसका कंजर्व द स्पेसिफिक प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एज पर द डिप्लोमेटिक कन्वेंशंस। जर्नलिस्ट और मीडिया वीज़ा, पत्रकार और मीडिया वीज़ा जो है ये भी एक प्रकार का ट्रेवल इंपॉर्टेंट ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स है जो दूसरे कंट्री में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य होता है। कई जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उन मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कभी कभी जो है दूसरे देशों में भी यात्रा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो जब दूसरे देश में जाते हैं तो उस पे यात्रा के उद्देश्य में उनका जो है क्या है, पत्रकारिता है। जैसे भारत से जब कोई देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं दूसरे देश में तो भारत से मीडिया के लोग भी जाते हैं और वो मीडिया के लोग कुछ प्राइवेट मीडिया की भी जाती है, कुछ ऑफिशियली जो है उनको गवर्नमेंट जो है अथराइज करती है जाने के लिए। तो वो जो मीडिया के लोग जाते हैं वहाँ पे उस मीडिया के लोगों को परमिशन उस टाइम ड्यूरेशन के लिए परमिशन दिया जाता है। बहुत सारे जो युद्ध के समय जो है, वार के समय दूसरे कंट्री में मीडिया जो है जाती है और उसकी वहाँ से प्रसारण करती है, तो उसके लिए भी जर्नलिस्ट या मीडिया वीज़ा ही मिलता है। आमतौर पर ये बहुत जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वीज़ा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए जर्नलिस्ट वीज़ा या मीडिया वीज़ा नहीं दिया जाता है। मेडिकल वीज़ा, मेडिकल वीज़ा जो है एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये भी। और मेडिकल वीज़ा जो है, मेडिकल नाम से ध्यान में आ रहा है कि मेडिकल पर्पज़, यानी कि इलाज कराने के लिए अगर कोई जा रहा है दूसरे देश को तो उस देश से उस इलाज कराने के लिए उसको मेडिकल वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है इलाज है, ट्रीटमेंट है। विशेष अस्पताल में जैसे बहुत सारे लोग भारत में आते हैं आई टेस्टिंग के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए, हार्ट सर्जरी के लिए, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, पंचकर्म थेरेपी, योगा और मेडिटेशन के लिए, तो इस पर्पज़ से जो मेडिकल वेलनेस के पर्पज़ से आते हैं तो वो इलाज कराने के लिए कि बीमारी को ठीक करना है तो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को अडॉप्ट करके और लाइफ स्टाइल पे चेंज करके वो जहाँ पे रुकना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको जो है इस तरह के वीज़ा इशू किए जाते हैं। कई देश जो है इसमें मेडिकल टूरिज्म के वीज़ा इशू करने में बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और उनकी जो है मेडिकल वीज़ा की जो है स्टडी का भी भारत में बहुत सारे पड़ोसी देशों से जो है मेडिकल वीज़ा पे लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए। मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा, मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा जो है जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो रोगी है उस रोगी के साथ, मरीज के साथ जो अटेंडेंट जा रहे हैं उनके लिए ये वीज़ा इशू किया जाता है। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो अस्पताल है वो अलाउ करता है कि हाउ मच अटेंडेंट इज रिक्वायर्ड, कितने अटेंडेंट को आवश्यकता है यहाँ पे आ सकते हैं और उसके अनुसार उनको आएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है देने के बाद मेडिकल अस्पताल जो है उनको देने के बाद तब उनको जारी करता है डॉक्यूमेंट और उसके आधार पे मेडिकल अटेंडेंट का वीज़ा जो है जारी किया जाता है। अब वो कहीं भी किसी गवर्नमेंट अस्पताल में या मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में जो है इस तरह से जाके उसका लिखवाना पड़ता है कि ये आ रहे हैं इस पर्पज़ से, ये इलाज होगा इनका, इतने ड्यूरेशन तक होगा, इतने इनके जो है अटेंडेंट जो है रिक्वेस्ट किए हैं कि मैं सेवा के लिए रहूँगा, तो इनको अलाउ किया जाए, तब उस कंडीशन में वो जो है मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा दिया जाता है। फैमिली रेनिफिकेशन वीज़ा, परिवार पुनर्मिलन वीज़ा, जो फैमिली रेनिफिकेशन वीज़ा है, वीज़ा का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। परिवार को मिलने के लिए इसका इफ द प्रिंसिपल बेनिफिशियरी इज स्पाउस एंड अनमैरिड चिल्ड्रेन अंडर एज 21 नोन एज द डेरिवेटिव
beneficiaries are named on the approval form I-130, they may be eligible for family reunification पैरोल। यदि प्रमुख लाभार्थी के पति या पत्नी और 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे व्युत्पन्न लाभार्थियों के रूप में जाना जाता है का नाम अनुमोदित फॉर्म I-130 दिया गया है तो परिवार के पुनर्मिलन पैरोल के लिए पात्र हो सकते हैं। ये उद्देश्य है इसका क्या है, परिवार के सदस्यों को एक रिश्तेदार से जुड़ने की अनुमति देता है जो पहले से ही एक विदेशी देश में है। दूसरा जो है मे बी लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट, अवधि इसकी दीर्घकालिक या स्थायी हो सकती है उनके साथ के लिए। रिक्वायरमेंट जो है रिलेशनशिप प्रूफ देना पड़ता है इसके लिए। स्पॉन्सर्स कौन करेगा, हु इज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइबिलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। एंड सम टाइम फाइनेंशियल मीन्स जो है आर्थिक स्थिति के बारे में भी जो है सपोर्ट करना पड़ता है अगर जरूरत पड़ती है तो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिटायरमेंट वीजा, सेवानिवृत्ति वीजा। ये जो वीजा है गवर्नमेंट परमिट अलाउइंग फॉरेनर टू इंटर अ पर्टिकुलर कंट्री एंड रिमेन देयर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। A retirement visa is a type of visa that allow people to enter a country and if they wish spend their retirement year there। वीजा एक सरकारी परमिट है जो विदेशियों को किसी विदेश देश में प्रवेश करने और निर्दिष्ट अवधि के लिए वहां रहने की अनुमति देता है। जो सेवानिवृत्ति वीजा है एक प्रकार का वीजा है जो लोगों को किसी देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है और यदि चाहे तो अपनी सेवानिवृत्ति का वर्ष वहां बिताएं। इसके लिए उद्देश्य जो है individual to retire in a foreign country and usually long term and requirement proof of retirement income, health insurance and sometime proof of the accommodation also कि अगर वो आएंगे रिटायरमेंट वीजा के बाद तो where they will stay and what is the health condition, health insurance है कि नहीं है, इनकम उनकी कैसी है, इसके बारे में भी वो बताते हैं। इनकम के बारे में भी रिक्वायरमेंट देते हैं। ह्यूमैनिटेरियन और रिफ्यूजी वीजा, मानवता के आधार पर मानवीय या शरणार्थी वीजा इसको कहते हैं। कई बार जो है एक देश दूसरे देशों को जो है से लोग पलायन करते हैं। अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो वहाँ पे दोनों देशों से बॉर्डर एरिया से बहुत सारे लोगों ने आसपास के देशों में पलायन किया। विशेषकर यूक्रेन से बहुत सारे लोग जो है देश छोड़कर दूसरे देशों में चले गए और उन लोगों को रिफ्यूजी के रूप में मतलब शरणार्थी के रूप में जो है उनको देखा गया। तो शरणार्थी उनको मानवता के आधार पे जो पड़ोसी देश हैं उनको शरणार्थी कार्ड, रिफ्यूजी कार्ड जो है इशू करते हैं और उनको टेम्पररी स्टे के लिए परमिशन देते हैं जब तक के लिए उनके देश में युद्ध को शांत नहीं हो जाता है। बहुत सारे देश इसका जो है जो इसका पर्पज है प्रोवाइड द इंडिविजुअल रिफिलिंग परसुएशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड सीकिंग रिफ्यूजी। ड्यूरेशन इसका जो है बहुत मतलब वेरी कर सकता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। और इन्वेस्टर या बिजनेस वीज़ा, इंटरप्रेन्योर वीज़ा भी कहते हैं। कोई अगर किसी के पास बिजनेस की आइडिया है, इंटरप्रेन्योर है या इन्वेस्टर है तो वो भी वीज़ा के लिए जो है अप्लाई कर सकता है किसी कंट्री में। डिपेंड करता है उस कंट्री में उस आइडियाज़ को एक्सेप्ट होता है कि नहीं क्या। वो आइडिया एक्सेप्ट करती है कंपनी तो उसको इन्वेस्टर या बिजनेस वीज़ा, इंटरप्रेन्योर वीज़ा के रूप में उसको अलाउ कर सकते हैं अपने कंट्री में आने के लिए। कल्चरल एक्सचेंज आर्टिस्ट वीज़ा है। कल्चरल एक्सचेंज मतलब कि अगर वो दूसरे देश को में कल्चरल प्रोग्राम से या कल्चरल एक्सचेंज के आधार पे जा रहा है या कोई आर्टिस्ट है, तबला वादक है, संगीतज्ञ का कोई वादक है या वोकल म्यूजिक का है तो उसको जो है एक दूसरे की संस्कृति का जो है आदान प्रदान करने के लिए उसका कलाकार वीज़ा, आर्टिस्ट वीज़ा या कल्चरल एक्सचेंज वीज़ा उनको दिया जाता है। वीज़ा ऑन अराइवल मैंने बताया था कि वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो वहाँ पे पहुँचने के बाद इशू किया जाता है। जब पर्यटक जब पहुँचता है तो वो डिपेंड करता है कंट्री के रिलेशन पे। सभी कंट्री ऑन अराइवल वीज़ा नहीं इशू करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन ETA जो है ई वीज़ा जो है एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ये रिक्वायरमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, पासपोर्ट डिटेल एंड समटाइम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक या ई वीज़ा। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशंस, कंप्लीट द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एट द एम्बेसी कंसल्टेट and supporting documents provide required documents such as the passport, photographs, proof of fund,
travel itinerary, booking of the hotel and invitation letter if applicable. And fee depend on the visa types and duration of the visa and country of the visa. बायोमेट्रिक डाटा जो है वीज़ा के लिए जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो वेरिफिकेशन जो एजेंसीज होती है वो वेरिफिकेशन जैसे जब भारत में वीज़ा के लिए जब जाते हैं तो जिस देश के लिए मैं गया था अभी यूके, तो वहाँ के लिए जो VFS ग्लोबल जो है वो वीज़ा को वेरिफिकेशन करने का काम करा था। वहीं पे बायोमेट्रिक हुआ, वहीं पे इंटरव्यू हुआ और वहाँ से जो है प्रोसेसिंग, समटाइम दे कॉल इंटरव्यू एट द एम्बेसी ऑल्सो, और नहीं तो वेरिफिकेशन जो एजेंसीज है वही वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भेज देती हैं विदेश मंत्रालय के माध्यम से, वो उनके ऑफिसेज में, और दूतावास से वहाँ से अप्रूवल होकर आ जाता है। अप्रूवल और रिजेक्शंस वो डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपने फुलफिल किया, डॉक्यूमेंट सारे फुलफिल हैं और वो विश्वसनीय हैं, तो वो डिपेंड करता है उस कंट्री के इशूइंग अथॉरिटी को कि वो डिनाई करता है या अप्रूव करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ वीज़ा में जो है जो महत्वपूर्ण बातें हैं, द मोस्ट कॉमन वीज़ा टाइप्स ऑफ टूरिस्ट, स्टूडेंट, वर्क एंड ट्रांजिट वीज़ा, and depending on where you are traveling, a visa can be valid for single or multiple visit, and some visa require the application to be filled before the entering the country, other visa are granted upon the entering the country, and some country require the interview or medical screening before the applying for the visa। बहुत सारी कंट्री जो है इंटरव्यू और मेडिकल जो है चेकअप करती हैं, बुला के खुद ही तभी इशू करती है वीज़ा। ये जो एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं वीज़ा का एप्लीकेशन का प्रोसेस और उसके सिग्निफिकेंस। एप्लीकेशन प्रोसेस में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, वीज़ा फ़ी, उसके बाद सेलेक्टिव डेट फॉर इंटरव्यू, प्रोसेसिंग टाइम, वीज़ा अप्रूवल और डिनाइल, ये इसका जो है प्रक्रिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ वीज़ा में जो है कंट्रोल ऑफ इमिग्रेशन, रेगुलेशन एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी मेजर्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कल्चरल एक्सचेंज, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड प्रिवेंशन एंड ओवर स्टे, ये जो है इसका जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वीज़ा है। तो आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक इसको सुना और देखा कि कंसिडरेशन की बात जब हम करते हैं कि कॉमन रिक्वायरमेंट्स वीज़ा के लिए जो है वो पासपोर्ट की वैलिडिटी को ध्यान से देखना चाहिए, फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखना चाहिए, एप्लीकेशन फ़ी फुलफिल है कि नहीं, इंटरव्यू के लिए हेल्थ वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट एंड बायोमेट्रिक डाटा के लिए जो है देखते हैं। चैलेंजेज एंड कंसिडरेशन में कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेरिएबिलिटी, वीज़ा फ्रॉड एंड स्कैम्स से बचा जा सकता है, इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जो है बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड एसेसिबिलिटी पे जो है इसका भी प्रभाव पड़ता है, जो एक बड़ा चैलेंज है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने ध्यानपूर्वक इसको सुना। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।